चलिए अब आते हैं बायसिंग ऑफ डायोड पर। यानी बायसिंग का मतलब होता है सप्लाइंग एन एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस टू अ डायोड। अब वो दो प्रकार से हो सकता है। आपने डायोड का सिंबल ये है, आपको याद होगा, है ना, Pn P2N आपका एरो होता है, तीर का निशान ऐसा लगा देते हैं, ये Pn सर्किट में सिंबल होता है। चलिए ये मैंने डायोड लिया, यानी ये P टाइप एंड है और ये N टाइप एंड है। बैटरी लगाई हुई है वेरिएबल वोल्टेज की। फॉरवर्ड करंट जो होती है ये फॉरवर्ड बायस कहलाता है जब P टाइप एंड को हायर पोटेंशियल देते हैं, है ना। P टाइप एंड को हायर पोटेंशियल दिया हुआ है तो ये फॉरवर्ड बायस कहलाता है। इस समय जो करंट चलती है सर्किट में वो मिली एम्पियर्स के ऑर्डर में होती है। ये रिवर्स बायस है जब P टाइप एंड को लोअर पोटेंशियल आपने दिया हुआ है, ठीक है, P टाइप एंड को लोअर पोटेंशियल दिया है। इस समय जो सर्किट में करंट चलेगी वो नेग्लिजिबली स्मॉल होती है, दैट इज इवन इन माइक्रो एम्पियर्स, ठीक है। चलिए तो फॉरवर्ड बायस में ये होता है कि आप जब वोल्टेज अपना बढ़ाते जाते हो तो जैसे ही वो बैरियर पोटेंशियल जो होता है, जैसे मैंने बोला था जर्मेनियम का 0.3 और सिलिकॉन का 0.7, वो पर्ची है ना, पर्ची कटी, टिकट कटाया आपने उतने का, है ना, स्लिप ली और पैसे जमा किए तो आपका रास्ता खुल जाएगा, करंट का ग्रोथ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो सिलिकॉन के लिए पर्ची कितने की कटती है? 0.7 वोल्ट की। 0.7 वोल्ट के बाद वो करंट का ग्रोथ बढ़िया देने, जरा से वोल्टेज को बढ़ाने पर करंट में तेजी से ग्रोथ मिलेगा, क्योंकि ये नॉन ओमिक रेजिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ग्राफ कर्व से बढ़ रही है करंट, तो जरा सा वोल्टेज चेंज करने पर करंट में बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलेगी, है ना। लेकिन ये सब कब होगा? इसके बाद। इसको इस ग्राफ की लैंग्वेज में यहाँ पर नी पोटेंशियल भी कहते हैं या नी पॉइंट भी कहते हैं, है ना। इसके बाद करंट में सिग्निफिकेंट ग्रोथ मिलना स्टार्ट हो जाती है जरा से वोल्टेज को चेंज करने पर। दिस इज फॉरवर्ड बायस, है ना। कैसा है? नॉन ओमिक है। ओके, रिवर्स बायस में आइए। तो एक तो करंट बहुत स्मॉल होती है और सैचुरेटेड होती है, इसको रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं, याद करके लाइए, है ना। ये जो करंट है वीक सी, ये यहाँ आप वोल्टेज बढ़ाते आ रहे हो लेकिन करंट आपकी बिल्कुल चेंज नहीं हो रही, इतनी ही है। दिस इज रिवर्स सैचुरेशन करंट, IS। कई बार IS का नोटेशन यूज करते हैं, कई बार IR का नोटेशन यूज कर लेते हैं, है ना, या I0 का नोटेशन। S ज्यादा मीनिंगफुल है क्योंकि वो IS से आपने को ये S से आपने को ये बताया सैचुरेटेड है, वोल्टेज बढ़ाने पर ये चेंज नहीं हो रही है, सैचुरेटेड है। हाँ, आगे जाने पर, बढ़ते जाने पर एक पॉइंट ऐसा आता है जिसके बाद आपको याद आया होगा इस ग्राफ को देखकर, दिस इज ब्रेक डाउन। यानी करंट शूट्स एनॉर्मसली, करंट एक वोल्टेज वही रहता है लेकिन करंट शूट करती है बहुत ज्यादा, ठीक है। क्यों? क्योंकि डिप्लेशन जो रीजन है उसके बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होल्स बाहर निकल जाते हैं और एक्सेलरेट हो जाते हैं फील्ड के कारण, ठीक है। तो you get a huge amount of current, increment in current in this reverse bias. This is breakdown of diode. ओके, तो खैर वो ब्रेकडाउन अलग फिनोमिना है, ये रिवर्स बायस का ग्राफ कंप्लीट ऐसा होता है। अगर पूरे ग्राफ को एक में बना लेंगे तो कैसा ग्राफ बन जाएगा? कई बार वो पूरा ग्राफ पूछ लेता है, तो ध्यान रखना कि आप अगर पूरा ग्राफ पूछता है कोई तो आप ऐसा बनाना। डायोड का ग्राफ ऐसा होता है, डायोड का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। ब्रेकडाउन जब जरूरत हो तब दिखाया जाता है ना। जैसे मैं तो अभी पूरा बता रहा हूं तो सब रिकॉल करा दिया, अदरवाइज ये वाला ग्राफ ये बना दिया और ये वाला ये बता दिया। ब्रेकडाउन तो एक फिनोमिना है जो वहां तक अगर हम गए ही नहीं तो ब्रेकडाउन नहीं मिलेगा, है ना। तो ये बायसिंग का रिजल्ट तो ये रहा आपका IV ग्राफ, है ना, इधर I इधर V, ठीक है। ओके, अब ये फॉरवर्ड बायस में जो रेजिस्टेंस है, ओके, ये हो गया। P टाइप को हायर पोटेंशियल, N टाइप को लोअर पोटेंशियल, वहां P टाइप को लोअर और N टाइप को हायर पोटेंशियल। अब यहां से एक और बात सीखो, डायोड चूंकि नॉन ओमिक रेजिस्टेंस है, डायोड चूंकि नॉन ओमिक डिवाइस है, तो यहां पर जो स्टैटिक रेजिस्टेंस होता है, जैसे मान के चलो इस पॉइंट पर अगर मैंने आपसे रेजिस्टेंस पूछा, है ना, जिस पॉइंट P पर, ठीक है, तो आप यहां का पोटेंशियल यानी ये से दिस इज VP एंड दिस इज IP, दिस इज IP, तो VP में IP का डिवाइड करके जो लाओगे वो स्टैटिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। R स्टैटिक रेजिस्टेंस, दैट इज V at P is equal to VP by IP। और ये ज्यादा मीनिंगफुल नहीं होगा क्योंकि ये तो स्लोप ही है ना ग्राफ, इसका मतलब स्लोप इसका चेंज हो रहा है ना। ये तो तब था ओम्स लॉ का काम का चीज है, ये V by I का काम करके रेजिस्टेंस निकालने ने ओम्स लॉ निकाला, और ओम्स लॉ में ग्राफ ऐसा होता है लीनियर, उसमें यहाँ पर भी स्लोप वही है, यहाँ पर भी स्लोप वही है, तो निकाल लिया V by I से, तो वो तो कांस्टेंट रहेगा। इसलिए क्लियर, यहाँ V है यहाँ I है, तो इस ग्राफ का स्लोप R है।
और स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, तो कहीं से भी निकाल लो तो कांस्टेंट रहेगा। आया समझ में? तो V बाय आई से जो रेजिस्टेंस निकलता है वो उसके लिए मीनिंगफुल होता है जो ओम्स लॉ को फॉलो करें, यानी जिनका VI प्लॉट लीनियर हो। ये तो नॉन लीनियर है। तो यहाँ इससे बेहतर जो टर्म होता है हमारे लिए वो होता है डायनेमिक रेजिस्टेंस। क्या होता है? R डायनेमिक। एंड दैट डायनेमिक रेजिस्टेंस कम्स इसी पॉइंट P पर ही। अगर आप निकाल रहे हो, अगर P पर ही निकाल रहे हो तो P के अराउंड हम क्या करेंगे? P के अराउंड से मैंने एक पॉइंट यहां ले लिया इस इधर और एक पॉइंट इधर ले लिया, है ना, से ये और ये। तो यहां पर का पोटेंशियल अगर V1 है और यहां का पोटेंशियल अगर V2 है, यहां पर की करंट अगर I1 है और यहां पर की करंट I2 है, तो मैं चेंज इन वोल्टेज में चेंज इन करंट का डिवाइड करूंगा, तो जो आएगा वो डायनेमिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। एंड दैट विल बी मच मोर मीनिंगफुल। दैट इज डेल्टा V बाय डेल्टा R, डेल्टा V बाय डेल्टा I, सॉरी, है ना। दैट इज V2 माइनस V1 अपॉन V2 माइनस V1। P पर ही आ रहा है, लेकिन मुझे इसका कोई काम नहीं, बीच वाली लाइन का कोई काम नहीं, P पर ही निकाल रहा हूं। लेकिन एक पॉइंट उधर, एक पॉइंट इक्वल सेपरेशन पे नैरो सब उधर ले लिया, इधर ले लिया। और न्यूमेरिकल जब आता है तो आपको देगा ना सामने में ना, तो ध्यान रखना एसएस जो निकलेगा उसको डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं। और यही मीनिंगफुल है। कई बार ऐसा होता है रेजिस्टेंस बताओ और ऐसी V2 V1 I1 I2 दे देगा, उसी जब बोलेगा रेजिस्टेंस, तो आप समझ जाना यही निकालना है, क्योंकि यहाँ यही मीनिंगफुल कहलाता है। तो कई बार बोला नहीं जाता डायनेमिक रेजिस्टेंस निकाल, इसी रेजिस्टेंस यानी यही निकालें। इट इज I2 माइनस I1। क्लियर? तो दिस वे वी फाइंड द रेजिस्टेंस। ओके, जो रिवर्स बायस है, ये बायस मैंने बोला है कि ब्रेकडाउन इज अ सेपरेट फिनोमेना। आप तो बायसिंग का मतलब इस चीज की बात किया करो। तो या अगर अभी हम एक क्वेश्चन लेंगे उसमें आपको दिखाएंगे फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का जो रेजिस्टेंस रेशियो होता है, इट इज अबाउट 1:10⁻⁶। ये भी याद रखना है आपको। रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस अपॉन रेजिस्टेंस इन रिवर्स बायस इज अबाउट 1:10⁻⁶। डायोड में फॉरवर्ड बायस के समय का जो रेजिस्टेंस होता है और रिवर्स बायस के समय का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, और इसीलिए हम रिवर्स बायस के समय इतना ज्यादा रेजिस्टेंस है कि जो करंट मिलती है उसको हम ओवरलुक करते हैं, हमें मानते ही नहीं कि वो करंट है। वो चूंकि अभी आप IV कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हो, तो बारीक सी भी चीज है तो हमें देखनी होगी उसको, है ना, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन एक्चुअली जब प्रैक्टिकल वे में काम करते हैं तो हम रिवर्स बायस करंट को नहीं कंसीडर करते। हम सोचते अगर डायोड रिवर्स बायस में हम बोलेंगे नहीं देगा करंट, ठीक है। एंड उसका सिंप्लीफाइड वे ये होता है कि अगर फॉरवर्ड बायस डायोड लगा हो, याद करिए आपको क्या बताया था हमने, फॉरवर्ड बायस डायोड लगा हो तो उसको सर्किट में क्लोज की के जैसा मान लेना, और रिवर्स बायस डायोड हो तो उसको सर्किट में ओपन की के जैसा मान लेना, यानी वो करंट नहीं देगा। हाँ बच्चों, एक और चीज याद रिकॉल कर लेना कि जब पीएन जंक्शन डायोड हम की फॉर्मेशन होती है तो इनिशियली कौन सी करंट चलती है? डिफ्यूजन करंट, जिसकी डायरेक्शन P2 एन साइड होती है ना। और वो डिफ्यूजन के कारण चार्जेस का डेवलपमेंट हो जाने लगता है, आयंस बनने लगते हैं डिप्लेशन लेयर में, तो उसके बाद एक फील्ड बन जाती है। फील्ड के कारण एक और करंट वहां डेवलप हो जाती है जिसको कहते हैं ड्रिफ्ट करंट, जिसकी डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन में होती है, N to P साइड, N से P की दिशा में, ठीक है, वो ड्रिफ्ट करंट कहलाती है। इनिशियली डिफ्यूजन करंट बहुत ज्यादा होती है और ड्रिफ्ट करंट तो जीरो होती है ना। फिर वो ग्रो करती है, जब फील्ड बनती है उसके बाद वो डेवलप होती है। तो इनिशियली डिफ्यूजन करंट इज मोर एंड ड्रिफ्ट करंट इज स्मॉल, ठीक है। फिर ग्रेजुअली फील्ड आयन ज्यादा होते जाते हैं तो फील्ड स्ट्रांग होती जाती है, फील्ड स्ट्रांग होने का ड्रिफ्ट करंट बढ़ती जाती है, और एक समय आता है जब फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है आपकी पीएन जंक्शन की, उस समय डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी फर्दर फिर उस समय कोई करंट जंक्शन में से जंक्शन के अक्रॉस नहीं चल रही होती है। जब हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम फॉर्म हो गया, अब हमारा पीएन जंक्शन तैयार है। इज दैट क्लियर? तो वो डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों ध्यान रखना। डिफ्यूजन करंट फ्लोज फ्रॉम P to N side and drift current flows from N to P side. Initially, diffusion current is more, drift current is small, and later on when the equilibrium is reached, both the currents, drift current grows and diffusion current decreases gradually. और अल्टीमेटली दोनों इक्विलिब्रियम में के समय इक्वल हो जाते हैं, तब जाके हमारा पीएन जंक्शन फॉर्म हो जाता है। ओके, चलिए बच्चों, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में एक दो बातें और अपन कर लें, है ना, फिर अपन इससे आगे निकल जाएंगे। फॉरवर्ड बायस में जब आप इसको पी टाइप एन को हायर पोटेंशियल देते हो
है ना, एन टाइप को लोअर पोटेंशियल देते हो, दिस इज योर पी एन, दिस इज योर एन, डिप्लेशन लेयर ये है, ठीक है। पी टाइप एंड पे आपको मालूम है कि मेजॉरिटी चार्ज के लिए होल्स होते हैं, एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी में होल्स, यहाँ माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। मैं सिर्फ एक दो क्वेश्चन आपको याद दिलाना चाहता हूँ। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, जब नी पोटेंशियल क्रॉस करते हो, आप नी पॉइंट क्रॉस करते हो तो करंट मिलती है, और करंट कैसी मिलती है, ये होल्स जो है, होल्स को ये हायर पोटेंशियल इधर की ओर रिपेल करता है, तो होल्स आपके इधर से इधर की ओर जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन को ये लोअर पोटेंशियल इधर से इधर रिपेल करता है, तो अल्टीमेटली ये करंट होती है। होल्स के कारण जो करंट होगी वो इस डायरेक्शन में हो गई, ठीक है, आई ड्यू टू होल्स इस डायरेक्शन में हो गई, और इलेक्ट्रॉन जिधर चलता है उसके अपोजिट होती है करंट, तो इलेक्ट्रॉन के कारण भी करंट इसी डायरेक्शन में हो गई। तो कुल मिला के जो करंट चलेगी वो कैसी चलेगी, इस डायरेक्शन में चलेगी। फॉरवर्ड करंट जो होती है वो इस डायरेक्शन में चलती है, और ये डायरेक्शन होती है आपकी डिफ्यूजन करंट की। मैंने पहले ही बता दिया था कि डायरेक्शन वहीं से फिक्स हो गई है। पी एन जंक्शन में जब भी करंट पी टाइप से एन टाइप की ओर चलेगी, तो भले ही बायसिंग कोई सी भी हो, उसको आपको डिफ्यूजन करंट बोलना पड़ेगा। तो फॉरवर्ड करंट बायस में कौन सी करंट फ्लो करती है, इस डायरेक्शन को देखकर हम क्या बोलेंगे, ये कौन सी करंट कहलाएगी, डायरेक्शन के हिसाब से डिफ्यूजन करंट। तो इसमें डिफ्यूजन करंट फ्लोज, ठीक है। यहाँ पर जब मैंने पीएन जंक्शन के बेसिक आपको बताया थे, मैंने बोला था कि इनिशियली डिफ्यूजन स्टार्ट होता है, फिर लेटर ऑन यहाँ जो फील्ड बन जाती है अंदर, उस फील्ड के कारण, ये फील्ड के कारण इस डायरेक्शन में करंट चालू हो जाती है, इसको ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। इस डायरेक्शन वाली करंट को क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट करंट। तो रिवर्स बायस में जो करंट चलती है वो इसी डायरेक्शन में चलती है, ठीक है, क्योंकि रिवर्स बायस जो होता है एक्चुअली वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के लिए फॉरवर्ड बायस के जैसा काम करता है। तो ये रिवर्स बायस जो होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को इस डायरेक्शन में भेजता है, ऐसा है ना। तो इस बार जो करंट चलेगी वो ये चलेगी, और ये जो करंट होती है इसको आई ड्रिफ्ट कहते हैं, यानी ड्रिफ्ट करंट कहलाती है। जो एन से पी की ओर चलती है वो ड्रिफ्ट करंट कहलाती है। तो ये याद रखना है आपको कि फॉरवर्ड बायस में द करंट विच फ्लोज इज डिफ्यूजन करंट, और रिवर्स बायस में जो करंट चलती है दैट इज ड्रिफ्ट करंट। इसमें ड्रिफ्ट करंट चलती है। इज दैट क्लियर? दूसरी बात, फॉरवर्ड बायस में जब आप ये वोल्टेज लगाते हो तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जब दोनों तरफ से प्रेशराइज करते हैं ना क्रॉस जाने के लिए, है ना, तो डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है, इनिशियली की मैं बात कर रहा हूँ, नी पोटेंशियल के भी पहले, है ना, जब आपका करंट मिलना स्टार्ट नहीं हुआ था, उस समय से ही जब आप इसको 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, 0.3 वोल्ट जैसे बढ़ाते जाते हो, तो इस प्रेशर के कारण, क्योंकि फोर्स तो लगता है इन मेजॉरिटी चार्ज के रस पे, तो ये आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक यहाँ की पर्ची नहीं कटेगी, जाने नहीं मिलेगा, वो और बात, लेकिन प्रेशराइज करते हैं तो डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है वो डिक्रीज होती है। फॉरवर्ड बायस में विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेस, और इसमें विड्थ जो है वो इंक्रीज होती है, विड्थ इंक्रीजेस। उसकी वजह यह है कि आपकी इस बायसिंग के कारण जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है दे आर पुल्ड बैक टुवर्ड्स द बैटरी, यानी ये हायर पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को इधर की ओर खींचता है। डिप्लेशन लेयर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं भाई, है ना, तो उनके इधर की ओर मूवमेंट की कोशिश के कारण जंक्शन रिलैक्स होता है, एंड दैट्स व्हाई रिवर्स बायस में विड्थ जो है डिप्लेशन लेयर की वो इंक्रीज होती है, ठीक है। तीसरा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ कि अगर कोई मैं आपसे पूछे कि एक पीएन जंक्शन में अनबायस के समय, अनबायस की कंडीशन में ये पोटेंशियल था V0, फिर किसी समय हमने देखा डेफिनेटली ये पी टाइप एंड है और ये एन टाइप एंड है, मालूम है कि हायर पोटेंशियल हमेशा एन टाइप पे होता है, एन टाइप वाले सिरे पर होता है अनबायस डायोड में, ओके, बैरियर पोटेंशियल इसको कहते हैं। आगे उसने बोला कि अगर मान लो हमने कुछ किया ऐसा ऑपरेशन जिसके कारण वोल्टेज, अच्छा लोअर पोटेंशियल को मैं ये जो पोटेंशियल रेफरेंस है वो बढ़ गया या पोटेंशियल रेफरेंस कम हो गया, और इसके लिए लोअर पोटेंशियल को मैं अर्थ कर देता हूँ जिससे कि मैं एक ही पोटेंशियल एक ही एलिमेंट से बता सकूं। तो मान लीजिए ये ग्राफ आपका ऐसा हो गया या ऐसा हो गया, तो ये अगर ये वाला हुआ है तो बताइए कौन सा बायस किया है आपने, और अगर 2 नंबर हो गया है तो बताइए कौन सा बायस है। अनबायस्ड के समय का ग्राफ ये था, अनबायस्ड के समय का पोटेंशियल डिफरेंस ये था, ठीक है। अब आपने जो बायसिंग की है उसके कारण ये 1 और 2 के ग्राफ आपको मिले हैं, तो बताइए 1 नंबर किसका है और 2 नंबर किसका है। तो सीधी सी बात है, 1 नंबर में क्या होता है, 1 नंबर में जो पोटेंशियल
फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, अपन ऐसे बात करें, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, जंक्शन धीरे धीरे उसकी विड्थ कम होती है और उसका पोटेंशियल जैसे जैसे हमारे सप्लाई पोटेंशियल में से उसको मिलता जाता है तो अल्टीमेटली उसका पोटेंशियल कम होता जाता है ना। और 0.7 वोल्ट मिला अगर सिलिकॉन डायोड है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है डिप्लेशन और करंट आपको मिलना शुरू हो जाती है। यानी हमारे अप्लाइड पोटेंशियल और जंक्शन के पोटेंशियल की लड़ाई होती है किसमें, फॉरवर्ड बायस में, तो वो गिरता है। यानी V0 से अगर कम हुआ है तो ये फॉरवर्ड बायस है, ठीक है। और अगर पोटेंशियल बढ़ा है जैसे कि रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस में देखिए अभी आपने इसको लो पोटेंशियल दिया हुआ है, यहाँ लो है और यहाँ हाई है, और यहाँ जो है वो भी इसी डायरेक्शन में है, ये इधर हायर है और इधर लोअर है, तो आपका पोटेंशियल भी उसको स्ट्रेंथन करता है। यानी आपका पोटेंशियल जो है वो उससे लड़ता नहीं है बल्कि उसको सपोर्ट करता है ये पोटेंशियल, ठीक है। सपोर्टिंग पोटेंशियल होने के कारण जो डिप्लेशन लेयर है उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बढ़ेगा। दैट इज 1 नंबर वाला ग्राफ है। अगर अनबायस्ड की समय से ज्यादा पोटेंशियल मिला है then definitely this is reverse biased। तो 1 नंबर पोटेंशियल बढ़ा मतलब रिवर्स बायस, विड्थ बढ़ी मतलब रिवर्स बायस, पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ यानी फॉरवर्ड बायस, विड्थ अगर कम हुई है डिप्लेशन लेयर की यानी फॉरवर्ड बायस, ठीक है। हाँ बच्चों, जो अभी हमने पीएन जंक्शन के बेसिक्स देखे उसमें पिछले 2 सालों में जो क्वेश्चंस आए थे वो ये थे। नीट 2019 में आया था, पी टाइप सेमीकंडक्टर हैज, है ना, लैंग्वेज थोड़ा दायरा हो सकती है, मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। पी टाइप सेमीकंडक्टर हैज, तो आंसर क्या होना चाहिए था, होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। पी टाइप में होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है। और कौन सी इम्प्योरिटी डालते हैं, डोपेंट्स क्या होते हैं, यानी इम्प्योरिटी जो मिलाते हैं वो क्या होते हैं, ट्राइवेलेंट, है ना। तो ये ऑप्शन था उसमें, होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड इट हैज ट्राइवेलेंट डोपेंट्स, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन एन टाइप में पूछा होता तो क्या बोलते हैं, एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स एंड पेंटावेलेंट डोपेंट्स, ओके। नीट 2018 में ये आया था, विद द चेंज इन टेम्परेचर व्हाट इज अफेक्टेड इन अ पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड बायस is affected with the change in temperature or reverse bias is affected, or both forward bias and reverse bias both are affected, yeah, neither forward bias or nor reverse bias, none of them is affected with the change in temperature। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, तो इसमें आपको याद आना चाहिए था ये चीज, क्या कि जो फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस में नी पॉइंट बनता है, और नी पॉइंट किससे रिलेटेड होता है, नी पॉइंट किससे रिलेटेड होता है, बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस से, है ना। और बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, KT/ln NdNA/Ni², और उसमें आपको मैंने बताया था टेम्परेचर बढ़ाने पर बैरियर पोटेंशियल कम होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर बैरियर पोटेंशियल कम होता है, तो बैरियर पोटेंशियल कम होता है नी पॉइंट भी कम होगा, नी पोटेंशियल भी कम होगा। यानी टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो अगर मान लो स्टैंडर्ड की बात करें, है ना, रूम टेम्परेचर पे बात करें, तो अगर यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होता है ना, 0.7 वोल्ट से स्टार्ट होता है ग्राफ, है ना, सपोज ये टी के टेम्परेचर पे हुआ, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बैरियर पोटेंशियल कम हो जाएगा, बैरियर पोटेंशियल कम हो जाएगा यानी नी पोटेंशियल भी कम हो जाएगा, तो इसलिए ग्राफ किधर की ओर बनने लगेगा, यानी नया जो बढ़े हुए टेम्परेचर पे अगर हम काम करेंगे तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपका थोड़ा बाईं तरफ आ जाएगा, यानी ऐसा। तो दिस इज T प्लस डेल्टा T, ये वाला ग्राफ टी के टेम्परेचर पे और ये वाला ग्राफ टेम्परेचर बढ़ाने पर। क्यों, बैरियर पोटेंशियल कम हुआ तो नी पोटेंशियल भी कम होगा। आया समझ में। अब आई बात रिवर्स बायस की। रिवर्स बायस में आपको मालूम है कि ग्राफ आपको ऐसा मिलता है, नेग्लिजिबल सी करंट होती है माइक्रो एम्पियर में, ठीक है, ये सब याद आ गया। और ये जो करंट होती है रिवर्स बायस में, आपको ये भी मालूम है कि ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण होती है, क्योंकि आपको बताया था मैंने अभी पीछे कि रिवर्स बायस में फॉरवर्ड रिवर्स बायस जो होता है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को तो आप पुल बैक करते हो, है ना, आपकी बायस उसको वापस खींचती है, इसलिए जंक्शन रिलैक्स होता है। लेकिन जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स दोनों साइड पर होते हैं, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी और एन टाइप में होल्स इन माइनॉरिटी, उनके लिए ये जो रिवर्स बायस डायोड की है वो फॉरवर्ड बायस के जैसा ट्रीट करती है, तो उनको जंक्शन की ओर पुश करती है, उसी के कारण आपको वीक सी करंट मिलती है, ठीक है। तो रिवर्स बायस में जो करंट है वो बेसिकली किसके कारण है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो सीधा संबंधित होते हैं कि सीधे एसोसिएट होते हैं टेम्परेचर से, ये भी मैं आपको पीछे भी बता कर आ रहा हूँ
कि टेम्परेचर बढ़ाने पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में तो नेग्लिजिबली जो चेंज आता है उसको हम नहीं कंसीडर करते। मेनली कौन बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने पर? माइनॉरिटी कैरियर्स। और चूंकि रिवर्स बायस में ये जो करंट है इट इज ओनली बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो कि बढ़ जाएंगे टेम्परेचर बढ़ाने पर, तो इसमें तो सिग्निफिकेंट चेंज आएगा टेम्परेचर बढ़ाने पर। यानी ये सैचुरेशन करंट जो इतनी थी वो अब आपकी इतनी हो जाएगी। यानी अगर ये ग्राफ आपका टेम्परेचर बढ़ाने पर हो गया और वो वाला जो ग्राफ था वो टेम्परेचर टी पर हो गया। इज दैट क्लियर? ग्राफ का नेचर वही रहेगा लेकिन सैचुरेशन करंट आपकी बढ़ जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने पर। ओके, तो अल्टीमेटली आंसर कौन सा होगा? टेम्परेचर चेंज करने पर फॉरवर्ड बायस भी अफेक्टेड हुआ और रिवर्स बायस भी अफेक्टेड हुआ। द आंसर विल बी दिस। ओके, चलिए देखिए रिलेशन इन फॉरवर्ड करंट एंड रिवर्स सैचुरेशन करंट। जो भी अपन ने बायसिंग देखी उसी में एक फॉर्मूला होता है, I इज इक्वल टू IS यानी सैचुरेशन करंट रिवर्स सैचुरेशन करंट E एक्सपोनेंशियल रेज़ पर EV बाय N KT माइनस 1। इसमें N इज द नंबर व्हिच इज 1 फॉर जर्मेनियम डायोड एंड 2 फॉर सिलिकॉन डायोड। ओके, E बाय KT की वैल्यू मैं आपको पहले भी याद करा के आया हूँ। KT बाय E था 0.026 और E बाय KT होता था 39। ये याद होना चाहिए रूम टेम्परेचर पे। ओके, इसी फॉर्मूले में अगर आप फॉरवर्ड बायस में हो तो V की जगह पॉजिटिव पुटअप करना और रिवर्स बायस में हो तो वोल्टेज जो अप्लाई करो उसको नेगेटिव साइन के साथ पुटअप करना। ठीक है, फॉरवर्ड बायस के लिए पॉजिटिव साइन के साथ V की वैल्यू, जैसे मतलब 2 वोल्ट का फॉरवर्ड बायस मैंने दिया एक पीएन जंक्शन आपको, तो V की जगह +2 रखना। -2 वोल्ट का वोल्टेज लगाया, सॉरी 2 वोल्ट का रिवर्स बायस दिया मैंने, तो -2 रखना V की जगह पर। ओके, तो इस तरीके से वैल्यू रखेंगे। टेकिंग एन एग्जांपल फॉर जर्मेनियम डायोड एट रूम टेम्परेचर, तो जर्मेनियम का डायोड ले लिया तो N की जगह 1 हो गया, है ना। रूम टेम्परेचर पे ले लिया तो E बाय KT की वैल्यू 39 हो गई। अब बचा V, जो भी दिया वो रखेंगे अपन उसको। लेकिन कुछ ऊपर से एक दो बातें आ जाती हैं, सॉल्व कर सकते हैं अपन। वो ये कि अगर आप V की जगह से 2 वोल्ट भी रखोगे तो 30 या 1 वोल्ट ही रखोगे तो E रेज़ टू 39 इज अ ह्यूज नंबर, क्योंकि E क्या है 2.72 नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो उसकी इतनी सारी जो पावर आएगी प्लस के साथ रखोगे, फॉरवर्ड बायस कर रहे हो 1 वोल्ट रख के, तो ये जो वैल्यू है ये बहुत बड़ी होगी 1 से। तो इसको छोड़ दो, इसको नेग्लिजिबल मान के छोड़ देते हैं, ये आ जाएगा। करंट का इक्वेशन अप्रोक्सीमेशन ये हो जाएगा। ठीक है। सेकेंडली रिवर्स बायस जब दोगे, मान लो आपने 1 वोल्ट का रिवर्स बायस दिया, ठीक है, 1 वोल्ट का रिवर्स बायस दोगे तो V की जगह -1 रखना, तो E रेज़ टू -39, दिस टाइम दिस विल बी अ ह्यूज स्मॉलर नंबर, बहुत छोटा नंबर हो जाएगा ये 1 से। तो इसको ओवरलुक करना, क्योंकि नेगेटिव में पावर आएगी ना, तो 1 के नीचे जाकर वो बहुत बड़ा वैल्यू बनाएगा, तो ऊपर आकर उसकी फ्रैक्शन की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। तो इसको छोड़ देंगे तो I इज इक्वल टू माइनस ऑफ IS, I इज इक्वल टू माइनस ऑफ IS। तो रिवर्स बायस में आपका इक्वेशन ये दे देता है जो साफ बताता है कि रिवर्स बायस में जो करंट चलती है वो वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करती, दैट इज कांस्टेंट एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज पे डिपेंड करेगी, उसमें नहीं करेगी। इज दैट क्लियर? चलिए बच्चों, एक एनसीईआरटी का प्रॉब्लम लेते हैं क्योंकि उसमें कुछ करेक्शन है। आप डाउट पूछोगे बाद में हम बताएं, उसके अच्छा है कि हम इसी क्लास में डाल देते हैं। 14 चैप्टर है आपका सॉलिड्स एंड सेमीकंडक्टर, उसका एक्सरसाइज का 14th क्वेश्चन है, 14.14 एनसीईआरटी का। बोला है कि इन अ डायोड द रिलेशन इन फॉरवर्ड करंट एंड रिवर्स करंट इज गिवन एज दिस इक्वेशन। फिर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन में, है ना। और ये रिवर्स सैचुरेशन करंट दी हुई है। आपको मालूम होना चाहिए रिवर्स सैचुरेशन करंट के नोटेशंस I0 भी लिख सकते हैं आप, उसको IS भी लिख सकते हैं, IR भी लिख सकते हैं। R फॉर रिवर्स, S फॉर सैचुरेशन, या कांस्टेंट होती है इसलिए I0 टाइप के भी नोटेशन दे दिया जाता है, नो प्रॉब्लम। तो इसको देखकर ही आपको पहचान में आ गया था इक्वेशन क्या है। तो I0 इज रिवर्स सैचुरेशन करंट। रूम टेम्परेचर के बारे में बात की गई है। तो पहली बात तो मैं इसमें कुछ करेक्शंस आपको बताना चाहूंगा। पहली चीज यहाँ पर 2 नहीं होना चाहिए ना, ये 2 हटा देना, ठीक है, ये 2 हटा दिया आपने। दूसरी चीज ये कि जो बॉक्स ब्रैकेट आपने लार्ज ब्रैकेट यहाँ लगा रखा है, यहाँ अगर होता है तो इसका मतलब है कि ये एक्सपोनेंशियल यानी E रेज़ टू द पावर, तो पूरा ब्रैकेट पावर में जाएगा, है ना। ये गलत है। ये ब्रैकेट एक्चुअली कहाँ होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए। ये ब्रैकेट यहाँ होना चाहिए था और यहाँ स्मॉल ब्रैकेट होना चाहिए, जिससे कि E रेज़ टू द पावर में सिर्फ ये आए और ये बेस में नीचे ही रहे। जब ये ऐसा होगा तब आप E रेज़ टू द पावर में ये दे दोगे, यानी अब आपका इक्वेशन हो जाएगा E रेज़ टू द पावर EV बाय KBT, है ना। दिस इज द करेक्ट इक्वेशन। ये आपका क्वेश्चन में करेक्शन होगा पहले तो, ठीक है। आपको मालूम है कि यहाँ 1 या 2 दोनों आ सकता था,
लेकिन अगर जर्मेनियम का डायोड होगा तो 1 आएगा, सिलिकॉन का होगा तो 2 आएगा, लेकिन उसने कुछ नाम नहीं, उसने इक्वेशन ही गलत दिया हुआ अपन नहीं तो आंसर स्टडी नहीं करेंगे उससे जो उसमें दिए हुए है ना। तो पहले ये करेक्शन कर लिया आपने, उसके बाद ये तमाम चीजें हो गई और ये सब आपको निकालना है ना। फॉरवर्ड करंट निकालना है इतने वोल्टेज पर, फिर चेंज इन करंट निकालना है जब वोल्टेज को हम 0.6 वोल्ट से 0.7 वोल्ट चेंज कर दें, फिर डायनेमिक रेजिस्टेंस इसी दौरान, फिर चेंज इन करंट निकालना है जब रिवर्स बायस में वोल्टेज को 1 वोल्ट से 2 वोल्ट चेंज करें। आया समझ में? चलिए काम करते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर ऐसी लैंग्वेज में ये दिया जाता है ना, तो अगर नीट में आएगा ये क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ वैल्यूज और दी जाएंगी, क्योंकि कैलकुलेटर तो होगा नहीं वहां पर अपने पास। तो अगर ये आता है तो आपको ये कुछ वैल्यूज मैंने रेड कलर से लिख दी हैं, ये वैल्यूज आपको और दी जाएंगी, तब आप सॉल्व कर पाओगे, है ना। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। ये हमने सॉल्यूशन उठाया, है ना। हमसे पूछा गया सबसे पहले फॉरवर्ड करंट बताइए जब फॉरवर्ड बायस के समय इतना वोल्टेज अप्लाई किया जाए, तो उठाइए। और वी की जगह पर आपको मैंने अभी बताया था कि फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज की जगह कैसे लगेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ। तो I इज इक्वल टू आई नॉट कितनी है आपकी 5 × 10⁻12, 5 × 10⁻12, ठीक है। e रेज़ टू द पावर, अच्छा E/kT को आप पहले इधर सॉल्व करके ले आइए। E/kT को अपन सॉल्व कर लाते हैं, E/kBT, ठीक है। तो E/kT को अगर हम सॉल्व करेंगे तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आपको दी है E, और वोल्टेज आप रख रहे हो 0.6 वोल्ट, मैं उसको भी ले लेता हूँ 0.6 वोल्ट, है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा E यानी 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आपको दी हुई है 8.6 10⁻⁵, और टेम्परेचर दिया है आपको रूम टेम्परेचर, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। तो रूम ये टेम्परेचर का केल्विन कैंसिल हो गया, फिर से लिख देता हूं एक बार। केबी है आपका 8.6 10⁻⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन, और बगल में आपने 300 केल्विन रखा, तो केल्विन इससे कैंसिल हो गया और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूनिट इससे कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करके लाओगे आप तो आ जाएगा ये 23.26, पूरे को सॉल्व करोगे 23.26 ये आ जाएगा, ठीक है। डेफिनेटली मेहनत होगी यहाँ इसको सॉल्व करने में, तो वो आपको ये इस अब ये 23.26 आ गया, तो e⁻23.26 - 1। अब आपको वो इसकी वैल्यू दे देगा, ये दे दिया उसने 1.259, 5 × 10⁻12, और ये हो गया आपका 1.259 10⁻10 - 1। जब हमने आपको भी समझाया था तो हमने बोला था ना कि जब फॉरवर्ड बायस होता है तो ये नंबर इतना बड़ा होता है कि उसकी तुलना में 1 छोटा होता है। आप छोड़ सकते हो, अभी भी छोड़ना पड़ेगा। तो हमारा जो तरीका है उस तरीके से काम करोगे तो ये सारी मशक्कतों से आप पहले ही बच चुके होगे। दिस इज, आप सीधे इसको छोड़ दीजिए, दैट इज 5 × 10⁻12 इनटू दिस 1.259 10⁻10। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, दिस इज योर आंसर, ठीक है। 0.063 एम्पियर, 0.063 एम्पियर, ओके। इसी तरीके से ये आपने ए पार्ट सॉल्व किया। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं अगले पार्ट की ओर। तो समझ गए, अगले पार्ट में जाएंगे पार्ट बी में। तो पार्ट बी में क्या चेंज आएगा, पार्ट बी में चेंज आएगा ये 0.7 वोल्ट अब इस बार लगा रहे हो, तो 0.7 वोल्ट को जब हम यहाँ रखकर सॉल्व करेंगे ना, बिल्कुल ऐसे के ऐसे 0.7 वोल्ट रख के सॉल्व करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा, यानी e raised to the power 27.13 आ जाएगा। और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, ये वो देगा। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया उसने तो ये वैल्यू आपको देना पड़ेगी उनको। तो इट इज 6.07 10⁻11। फिर वही चीज, इसको जोड़ देना पड़ेगा आपको, और जब इन दोनों का इंटू करोगे तो आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग करंट आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो वो करंट जो आएगी, उस करंट को जब आप इससे माइनस करोगे 0.6, क्योंकि आपको डेल्टा आई निकालना था, तो जो डेल्टा आई आएगा, है ना, ये निकाल लिया आपने, फिर इसमें से उसको माइनस करोगे तो डेल्टा आई आएगा इतना 2.97 एम्पियर, 2.97 एम्पियर। ये सेकेंड पार्ट का आंसर। तो सिर्फ सीखते देख लो कि ये जो अपन सीखा है अपन उसी पैटर्न पे इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं,
ठीक है, डेल्टा आई आ गया। अब आपको पार्ट सी में जाना है, डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालना है। तो डेल्टा आई है आपके पास और वोल्टेज आपने 0.6 से 0.7 वोल्ट बढ़ाया था, तो डायनेमिक रेजिस्टेंस कैसे आएगा? आर डायनेमिक इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। तो डेल्टा वी हो गया 0.1 वोल्ट और इसमें से डेल्टा आई आपका यही है 2.97। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.034 ओम, ये डायनेमिक रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब आई बात फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में 1 वोल्ट से 2 वोल्ट अगर आप ये करते हो तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि रिवर्स बायस में अब आपको वोल्टेज नेगेटिव रखना पड़ेगा, रिवर्स वोल्टेज। तो 1 वोल्ट पहले रखिए नेगेटिव में, ठीक है, फिर 2 वोल्ट रखिए नेगेटिव में। तो होगा ये कि अब क्या होगा कि जैसे अभी ये पॉजिटिव पावर्स आ रही थी ना, तो ये बहुत बड़ा वैल्यू बनता था और ये छोटा होता था। अभी क्या होगा, ये सब अपॉन में जाएगा, है ना। अभी ये ई की जगह नेगेटिव में जब आएगा, कुछ भी नंबर आएगा 1 वोल्ट या 2 वोल्ट जो भी रखोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये है, वो जो भी आएगा वो नीचे जाएगा, इसलिए इसको छोड़ना पड़ेगा इस नंबर को और 1 को लेना पड़ेगा। तो अब आपकी करंट क्या हो जाएगी, इसी के बराबर हो जाएगी। यानी वो -1 का इंटू करोगे तो करंट कितनी हो जाएगी, इतनी ही आएगी। दैट इज पार्ट डी जो होगा उसका आंसर क्या होगा, पार्ट डी क्या होगा, आई विल बी इक्वल टू आई नॉट। यानी जो रिवर्स सैचुरेशन करंट थी वही करंट कहलाएगी। यानी डेफिनेटली हम साइन छोड़कर बात करेंगे क्योंकि वो तो डायरेक्शन बताती है किस डायरेक्शन में। तो आंसर आप जो बताओगे, आंसर आप बताओगे वो बताओगे 5 × 10⁻12 एम्पियर। आ गई बात समझ में? तो ये क्वेश्चन आपका ऐसा होता है, अगर वहां से उठकर आता है तो ये जो इस प्रकार से दे देते हैं उसको घबराना नहीं है, आपकी सुविधा के लिए दिया जाता है। जूल वगैरह में क्यों नहीं दिया, क्योंकि जूल में काम करते तो काम कर ही नहीं पाते हम, इतनी कैलकुलेशन लेंदी हो जाती। तो वो इस यूनिट में इसलिए दिया है जिससे कि वो कैंसिल हो जाएगा और ये नंबर बन जाएगा। फिर फर्दर अगर उसने ये दे दिया तो हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो आपको तरीका बताया आप उस तरीके से सब सॉल्व कर सकते। जैसे पार्ट ए को हम सॉल्व करते तो क्योंकि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वो देगा तो झूठ थोड़ी बोलेगा, सही ही तो बोलेगा। सही वैल्यू को हम सॉल्व करके पहले से रखे बैठे हैं और याद कर लिया 39 आता है। तो हम अगर सॉल्व करते तो हम इसको ऐसा सॉल्व करते, यानी आई इज इक्वल टू आई नॉट और फॉरवर्ड बायस में हम 1 को पहले ही छोड़ देते और यहाँ ले लेते 39 वी की जगह 0.6 रखते तो ये नंबर आ जाता 23.26। फटाफट उसकी वैल्यू डालते और इनटू कर लेते आई नॉट। हम इतनी फॉर्मेलिटी नहीं करते, इसीलिए आपको वो तरीका बताया गया कि उन क्वेश्चनों को टाइम कम करने में हम सॉल्व करना है तो ऐसा करेंगे। और रिवर्स बायस में तो करंट चेंज ही नहीं होती, वो ये वाला नंबर बहुत छोटा हो जाता है। समझ में आ गया? इस इक्वेशन को देख के घबराना नहीं है और करेक्शन कर लेना उसको, ठीक है। चलिए बच्चों, अब कुछ ये क्वेश्चन मैंने आपको बना दिया। आपको बताना है कौन सा फॉरवर्ड बायस है डायोड, कौन सा डायोड रिवर्स बायस है और कौन सा अनबायस्ड है। फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस एंड अनबायस्ड, ठीक है। चलिए, तो ये रहा P और ये रहा N। P वाले N को आपने 5 वोल्ट दिया, N वाले N को आपने -2 वोल्ट दिया। कैसा है ये? फॉरवर्ड बायस्ड, सही है। P टाइप को हायर पोटेंशियल और N टाइप को लोअर पोटेंशियल, दैट इज फॉरवर्ड बायस्ड। ये P टाइप को आपने -2 दे रखा है और N टाइप को -3 दे रखा है। -3 इज लोअर देन -2, यानी ये इन दोनों में ये हायर हुआ और ये लोअर हुआ। हायर पोटेंशियल आपने P को दिया है, इट इज ऑल्सो फॉरवर्ड बायस्ड। ना अर्थिंग है, फिर बैटरी है, अर्थिंग है, फिर बैटरी है। अर्थिंग का मतलब ये हुआ कि अर्थिंग का मतलब हुआ 0 वोल्ट, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की पॉइंट तो 0 वोल्ट हुआ। अब 0 से 2 वोल्ट है, क्योंकि ये बैटरी का मतलब होता है ये माइनस है और ये प्लस है, चाहे जितना भी हो इतना वोल्टेज बढ़ना चाहिए यहाँ से वहां तक। तो एक्चुअली ये 0 हो गया और फिर यहाँ से जब यहाँ चले तो ये वाला पॉइंट जिसपे डायोड कनेक्टेड है वो एक्चुअली कितना मिलेगा, +2 वोल्ट पर। तो आप ये सब भूल जाइए और इसकी जगह लिख दीजिए +2 वोल्ट। ये +2 वोल्ट पर है, ऐसे ही यहाँ 0, यहाँ से यहाँ तक 0। अब ये प्लस से माइनस जा रहे हो, है ना, यानी ये हायर है और ये लोअर है। और कितना डिफरेंस है? 6। यानी आपको 6 वोल्ट नीचे उतरना है। ये हायर पे थे आप जब 0 पे थे, ये 0 वोल्ट है। अभी आप 0 वोल्ट पे, तो 0 वोल्ट पे थे तो हायर पोटेंशियल पे थे आप, ठीक है। उससे 6 वोल्ट ड्रॉप होना है पोटेंशियल, तो 0 से 6 नीचे आओगे तो -6 मिलेगा। यानी ये पॉइंट एक्चुअली -6 वोल्ट पर है। ये वाला पॉइंट एक्चुअली -6 वोल्ट पर। अब देखो वंस अगेन, ये इस बार ये इधर है P वाले को आपने -6 दिया है और N वाले को +2 दिया है ना। P टाइप को लो पोटेंशियल, N टाइप को हाई पोटेंशियल, दिस इज रिवर्स बायस, ठीक है। ये लगाया डायोड, इधर बैटरी। लेकिन सबसे खास बात ये है कि डायोड के जो 2 पॉइंट्स हैं, इधर बैटरी भले लगी हुई है लेकिन ये आपने इन दोनों कनेक्ट करके अर्थिंग लगा दी, तो ये अर्थिंग के कारण 0 वोल्ट यहाँ हो गया, 0 वोल्ट यहाँ हो गया। तो अल्टीमेटली डायोड के दोनों कोनों पर तो 0 वोल्ट है, अनबायस्ड। दिस डायोड इज
अनबायस्ड। ओके, चलिए बच्चों, अब अपने फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस देखना सीख लिया। अब करंट बतानी है। आपसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड करंट थ्रू डायोड, है ना। ऑल डायोड्स आर आइडियल, नो प्रॉब्लम, जैसे भी दे दिया फाइंड करंट थ्रू डायोड। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो आपको ये दे दिया, इधर 3 वोल्ट है, इधर 2.6 वोल्ट है, डायोड लगा, 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा, आपको करंट बताना है डायोड में से आने वाली। ओके, अब सबसे सिर्फ क्या देखा करो, डायोड फॉरवर्ड बायस है, रिवर्स बायस है। डायोड के पी वाले एंड पर 3 वोल्ट है और एन वाले एंड पर 2.6 वोल्ट है, यानी ये फॉरवर्ड बायस है। अगला स्टेप आपको मैंने ये बोला कि जब डायोड आपको फॉरवर्ड बायस मिले तो आप उसकी जगह पर एक क्लोज की लगा देना। क्या लगा देना? क्लोज की। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगा की लगी हुई कीज होती हैं, है ना, ये ऐसे क्लोज की लगा देना। ठीक है, तो उसके बाद जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में होता है, अगर कीज का रेजिस्टेंस दिया है तो लेंगे, नहीं दिया है तो नहीं लेंगे। कुछ बोला क्या डायोड के बारे में? नहीं बोला, है ना। तो अपन की लगा देंगे, मान के चलेंगे फॉरवर्ड बायस है तो करंट अलाउ करेगा। अब आप अपना काम कर लो। ठीक है, कितने का पोटेंशियल डिफरेंस हुआ? 3 माइनस 2.6 यानी 0.4 वोल्ट। 0.4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, 1 ओम का रेजिस्टेंस। करंट कितनी होगी? करंट कितनी जाएगी? दिस आई विल बी इक्वल टू 0.4 वोल्ट अपॉन 1। ठीक है, दैट इज 0.4 एम्पियर। ये आपका आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन, चेक इट वेदर द डायोड इज फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। तो देखा पी टाइप वाले इनको हायर पोटेंशियल दिया हो और कोई बैटरी नहीं है, पी टाइप का कनेक्शन हायर पोटेंशियल से फॉरवर्ड बायस है। मैंने क्या बोला, इसको हटाइए और इसकी जगह की लगाइए, और वो की भी कैसी हो? की भी कैसी हो? क्लोज्ड। फॉरवर्ड बायस में डायोड करंट को अलाउ करता है, की लगा दिया। अब देखिए इस की के बारे में कुछ बोला गया है, मतलब डायोड लगा था उसके बारे में कुछ बोला है? सिलिकॉन। तुरंत याद आना चाहिए कितने में पर्ची कटवाएगा ये, कब जाके करंट अलाउ करेगा? आपके वोल्टेज में से 0.7 वोल्ट ये खा जाएगा, क्योंकि 0.7 वोल्ट का ड्रॉप जब इसको होता है तब इसका नी पोटेंशियल पॉइंट बनता है, और नी पॉइंट के बाद जो एडिशनल वोल्टेज है आपके पास अप्लाइड वोल्टेज में से उसके कारण अब करंट आपको मिलेगी। तो इस बार, पिछली बार नहीं बोला था कुछ भी, इस बार बोला तो हमने लिया। तो 6 में से 0.7 माइनस कर दीजिए, कितना हुआ? 5.3 वोल्ट। जो वोल्टेज बचा है वो करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इज दैट क्लियर? तो करंट कितनी होगी इस सर्किट में? I इज इक्वल टू 6 माइनस 0.7, 5.3 अपॉन 2। इज दैट क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इधर आए। यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है। यहां पर आपको न सिलिकॉन बोला न जर्मेनियम बोला, कुछ और लिखा। मैंने आपको तरीका ये बताया, आप इस डायोड को हटाइए, फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस है, ओके, की लगाइए और फिर देखिए कि उस की के बारे में कोई चीज स्पेसिफाई करके बताई गई है क्या। वो तरीका कुछ भी हो सकता है, सिलिकॉन या जर्मेनियम लिख दे, और या फिर ऐसा बोल दे कि भाई इसका आपको 1 ओम रेजिस्टेंस लेना है, तो लेंगे। हम बोल रहे हो कि इस डायोड का रेजिस्टेंस, बोलेगा वो लैंग्वेज में कि डायोड का रेजिस्टेंस कितना है फॉरवर्ड बायस में? 1 ओम बोला, तो लेंगे हम उसको। तो अब बताइए करंट कितनी होगी? 2 वोल्ट की बैटरी और टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का? 9 + 1 सीरीज में, 9 + 1 10, तो 2 / 10 0.2 एम्पियर की करंट चलेगी इस सर्किट में। I इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर। ठीक है, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन मेरा, इस बार आपको बोला कि लैंग्वेज में बोलेगा, डायग्राम देखकर बोले कि डायोड के ऊपर इतने वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होता है, या बैरियर पोटेंशियल के नाम से बोल दे, या इतने वोल्ट का ड्रॉप जरूरी है। ठीक है, बोल दिया, समझ गया ना? ये बैरियर पोटेंशियल दे रहा है। सिर्फ सिलिकॉन या जर्मेनियम लेते तो हम अपने मन से लेते 0.7 या 0.3, अब ये सब दे रहा है बस। तो मैंने वही बोला कि पहले चेक करो फॉरवर्ड बायस है, यस फॉरवर्ड बायस है। आप उसको की के जैसा मान लीजिए, उसको की के जैसा मान लीजिए, की क्लोज की के जैसा, और फिर अपना काम शुरू कर दिए। अगर कुछ है वहाँ इन्फॉर्मेशन उसको कंसीडर करिए। 4 में से 0.5 गया, 3.5 बचा, वो 3.5 वोल्ट होगा इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ से यहाँ तक में 3.5 वोल्ट होगा। 3.5 डिवाइड बाय 10, करंट इन द सर्किट विल बी 3.5 बाय 10 यानी 0.35 एम्पियर। क्लियर? चलिए आगे चेक करते हैं। ये रहा पी टाइप वाला एंड, और पी टाइप वाले एंड को आपने लो पोटेंशियल दिया हुआ है, एन वाले को हायर पोटेंशियल दिया हुआ है। ठीक है, ये रिवर्स बायस है, और रिवर्स बायस डायोड के लिए मैंने आपसे बोला था कि इसको ओपन की मानना। इसको क्या मानना? ओपन की, यानी ऐसी की। ओपन की अगर लगी हुई है सर्किट में तो करंट मिलेगी क्या आपको? नो। सो इन दिस सर्किट करंट विल बी 0। ओपन की क्यों मानने का बोला है? क्योंकि रिवर्स बायस में करंट इज नेग्लिजिबली स्मॉल, दैट इज नॉट कंसीडर, दैट इज इनफिनिटेसिमली स्मॉल। ओके,
तो उसको हम नहीं मानते करंट है वो। हाँ, जब IV कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं तो जो बारीक सी भी चीज़ है तो उसकी बात करते हैं। ये प्रैक्टिकल डायग्राम्स हो गए, यहाँ पर अपन को उसको कंसीडर नहीं करना। I will be equal to 0। ओके, चलिए फाइंड करंट थ्रू ऑल द ब्रांचेस, ये पूछा गया हमसे। ठीक है, शुरू हो जाते हैं। ये दोनों डायोड्स हैं, दोनों का PP साइड लेफ्ट साइड है, उसको आपने हायर पोटेंशियल से कनेक्ट किया है। दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस दिख रहे हैं। ठीक है, ओके, लेकिन एक में सिलिकॉन नाम लिखा हुआ है, एक में जर्मेनियम नाम लिखा। ओके, चलिए, तो आपको मालूम है सिलिकॉन कब पर्ची, कितने की पर्ची मांगता है? 0.7 वोल्ट, और ये मांगता है 0.3 वोल्ट की। ठीक है, तो जैसे ही आपका वोल्टेज अप्लाई हुआ है सर्किट में, 0.3 वोल्ट पहले हासिल होगा या 0.7 वोल्ट हासिल होगा? 0.3 वोल्ट जैसे ही हासिल हुआ यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, जैसे ही 0.3 वोल्ट का वोल्टेज डेवलप हुआ, 0.3 वोल्ट का, ये वाला जो डायोड है, ये वाला डायोड अलाउ कर देगा, ये करंट का जाना अलाउ कर देगा। यानी 0.3 वोल्ट जैसे ही इसको मिला तो इसने आपका क्लोज की बन गया, और बोला 0.3 वोल्ट का ड्रॉप हमारे ऊपर है, और इसलिए हमारा तो बैरियर खुलना कन्फर्म है। हमें तो पैसे मिल चुके हैं जितने के लिए हमें अपना रास्ता ओपन कर देना था। ठीक है, तो इसने अपना पर्ची पैसे ले लिया और ये जाने दे दिया। तो करंट आपकी इस रास्ते से जाने लगी। अब जब करंट इस रास्ते से जाने लगी तो अब उसका कुछ नहीं हो सकता। क्यों? पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, डिफरेंट थोड़ी हो सकता है कि वो अपनी पर्ची कटवाए, ये भी अपनी पर्ची कटवाए, नहीं हो सकता ऐसा। तो वो डायोड ऐसे कैसे रह जाएगा, यानी ओपन ही रह जाएगा। करंट जो होगी, यानी करंट यहाँ पर ये चली आई, और ये करंट इस रास्ते से होते हुए रेजिस्टेंस में से होके गुजरेगी। इस वाले वायर में करंट जो होगी, है ना, I थ्रू सिलिकॉन डायोड विल बी 0। ये जो करंट होगी इस पूरे पाथ में, दैट विल बी इक्वल टू, I विल बी इक्वल टू 6 में से 0.3 माइनस कर लिया, 5.7 बाय 10, 5.7 बाय 10, दैट इज 0.57 एम्पीयर। चलिए, इस क्वेश्चन में आपको ये डायोड्स दिए हैं, नाम पता है तो नहीं, लेकिन इनके सिलिकॉन जर्मेनियम कुछ नहीं, डायोड्स दिए हैं, मतलब आपको 0 रेजिस्टेंस का मान लेना। ओके, की मान के काम शुरू करेंगे। 10 ओम के रेजिस्टेंस है, और ये बैटरी आपकी 20 वोल्ट। ऑल द ब्रांचेस की करंट आपको बतानी है। आप तो अपना काम शुरू करिए। कौन कौन से डायोड फॉरवर्ड बायस है? हायर पोटेंशियल, ये P वाला हायर पोटेंशियल फॉरवर्ड बायस है ना, ये आपका क्लोज की का काम करेगा। ये डायोड फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है, हायर पोटेंशियल की साइड P, ये भी फॉरवर्ड बायस का काम करेगा, दैट इज दिस, क्लोज की मान लिया। ये रिवर्स बायस है, ठीक है, ओपन की बनाइए इसकी जगह पर। हमेशा ऐसा बनाया करो, नहीं तो गलती कर लोगे। इमेजिन करो, इमेजिनेशन अच्छा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, हो गया सर्किट। यानी सबसे पहले तो आप I1 बता दीजिए, I1 0 होगी। इस ब्रांच में करंट नहीं चलेगी। I1 को आपने 0 बताया, यानी ये ब्रांच फालतू हो गई, इसमें से करंट चलना नहीं, तो ना रेजिस्टेंस काम का है ना डायोड काम का है। ओके, अब ये आपका ये पैरेलल में हो गए, 10 और 10 का पैरेलल, 10 और 10 का पैरेलल 5 और 10 15, ठीक है, 5 और 10 15। चलिए, समझ में आया? 10 10 का पैरेलल 5, और फिर 5 और 10 सीरीज 15, 20 डिवाइड बाय 15 विल बी दिस I। तो I जो मेन करंट है, दैट विल बी इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज 15 ओम, दैट इज 4/3 एम्पियर। ठीक है, 4/3 एम्पियर यहाँ से चली, वो 4/3 एम्पियर, ये 10 की ब्रांच ये भी है, 10 की ब्रांच ये भी है, तो दोनों में आधी आधी बढ़ जाएगी, यानी इसका आधा 2/3 इसमें से जाएगी, 2/3 इसमें से जाएगी। तो I3 is equal to I2 is equal to 2/3 एम्पियर। This should be your approach. Okay?